गुड मॉर्निंग। हमने कल की क्लास में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता पढ़ी, उत्साह तथा अट नहीं रही है। तो कविता हमने पढ़ लिया एक बार, काफ़ी हद तक मैंने समझा भी दिया है। तो आज हम लोग इसका शब्दार्थ करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मुझे याद आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने आपकी कॉपियाँ देखी, जो परीक्षा आपने दिया, उसमें एक अर्थ लिखना था उन्नत भाल। उसमें था उन्नत भाल। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो रोल नंबर 1, 2, 3, 4 वाले बच्चे हैं, उनको भी उन्नत और भाल का मतलब नहीं पता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि आपको उन्नत का मतलब नहीं पता है और भाल का मतलब नहीं पता है। किसी ने लिखा है सिर नीचे झुका लेना, किसी ने लिखा है कुछ अजीबोगरीब, आपने उसका अर्थ लिखा है, जबकि बड़ा ही स्पष्ट इसका अर्थ है। काफ़ी बार हम लोग ऐसी बातें कर चुके हैं। उन्नत का मतलब ऊंचा होता है, ये कौन नहीं जानता है। ऊंचा या उठा हुआ, ये हुआ उन्नत का मतलब। और भाल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सर को, माथा। ललाट भी कह सकते हैं, लेकिन पूरे माथा को भी भाल कहा जाता है, ऐसे ललाट को भी कहा जाता है। तो ये उन्नत भाल में ऐसा कौन सा तिलस्म था कि आप लोग उन्नत भाल का अर्थ नहीं लिख पाए। अंजलि, मानसी, शालिनी, हर्ष, इन लोगों का कॉपी मैंने देखा, सब ने अजीबोगरीब अर्थ लिखा इसका। तो इससे ये समझ में आता है कि आप लोग कितना ध्यान दे करके मेरी बातें सुनते हैं और कितना मन लगाकर उसको फिर दोबारा पढ़ते हैं। उन्नत का अर्थ नहीं आपको पता है, भाल थोड़ा 1 सेकंड के लिए समझ सकते हैं। उन्नत, उन्नति शब्द का आप लोग मतलब नहीं जानते हैं, उन्नत का नहीं जानते हैं, तो बड़ी दुख की बात है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इस कविता में जो शब्दार्थ हैं उनकी बात करते हैं। उन्नत भाल का अर्थ हुआ उठा हुआ सर। इस तरह से उठा हुआ सर, इसको उन्नत भाल कहेंगे। अब इस कविता में जो शब्द हैं, मैं उनमें से मुख्य शब्दों को चुनता हूँ जो जिनका अर्थ आपको जानना चाहिए। जैसे है घोर। घोर का अर्थ होता है घना, बहुत घना। भयंकर के अर्थ में भी कई बार प्रयोग होता है। घनघोर, बादल की तरह घना, घनघोर, या सीधा घनघोर इस अर्थ में भी बोलते हैं। घनघोर घटाएं मतलब बहुत ज़्यादा घना। तो घोर का अर्थ हुआ बहुत ही घना या भयंकर भी कह सकते हैं। गगन का मतलब आप लोग जानते हैं, आसमान होता है। धाराधर, धारा को धारण करने वाला, धाराधर, बादल को कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जल की धाराएं होती है, जल होती है, जल होता है। उसके बाद है ललित। ललित का अर्थ होता है सुंदर। कहीं आप पढ़ेंगे लालित्य मतलब सुंदरता।
उसके बाद विद्युत मतलब बिजली, आप जानते हैं। नवजीवन, नया जीवन जानते ही हैं। वज्र मतलब कठोर चीज। नूतन मतलब नई, नया नया। विकल बेचैन। विकल हो गया। उन्मन उदास या अनमना जिसको कहते हैं, बिना मन के, अनमना। अनमनस्क भी कहते हैं कई बार इसको। निदाग निदाद की निदाग। निदाग गर्मी को कहते हैं। सकल मतलब सारे। सब मिला के उसको सकल कहते हैं। अज्ञात मतलब आप जानते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तप्त जलती, गर्म गर्म। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, लिख देता हूं मैं फिर भी। पृथ्वी। उसके बाद इसको मिटाते हैं एक बार। अट, अट नहीं रही उसमें लिखा है। अट मतलब होता है समा। ठीक है, समाना लिख देता हूं ताकि आप समझ पाएंगे। ऐसे अटना तो आप लोग जानते हैं, अटना का अर्थ हुआ समाना, अट का अर्थ हुआ समा। उसके बाद है आभा। आभा इधर से आना पड़ेगा। आभा कहते हैं रोशनी का जो आभास, रोशनी की जो आभास हमें दिखाई देती है उसको आभा कहते हैं। चमक कह सकते हैं इसको, या हल्की चमक। सौंदर्य के रूप में भी इसका प्रयोग कर देते हैं कई बार। झलक या रोशनी की झलक कह सकते हैं इसको। पर का मतलब होता है पंख। मंद गंध, मीठी सुगंध। गंध या
और क्या कहेंगे, मीठी सुगंध का मतलब खाने वाला मीठा नहीं, उसको मधुर सुगंध भी कहते हैं। हल्की हल्की खुशबू कह सकते हैं इसको, हल्की हल्की खुशबू। यही हुआ मंदगंध। पुष्पमाल, पुष्पों की माला, फूलों की माला, पाट पाट। जगह जगह, या हर जगह। पट नहीं रही भी इसमें है, तो पट का अर्थ हुआ मतलब जैसे पानी पटाते हैं, तो वही पट नहीं रही मतलब फैल नहीं रही, मतलब अट उसमें इतना ज़्यादा है कि वो समाहित नहीं हो रहा है, उसी अर्थ में है पट का। उर का मतलब छाती होता है, मुझे लगता है लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिख ही देता हूँ फिर भी। उर मतलब छाती या हृदय। शाब्दिक अर्थ और भावात्मक अर्थ में होता है कि शाब्दिक अर्थ में तो सीधे छाती हुआ ऊपरी हिस्सा, लेकिन उर का प्रयोग अक्सर होता है भीतरी, मतलब मन के अर्थ में ही होता है इसका प्रयोग। हाँ, एक और है शोभाश्री। मतलब ये शोभा में ही श्री लगा दिया गया, इसको सौंदर्य ही कहिए, सौंदर्य, शोभा भी कह सकते हैं सीधे, खूबसूरती। तो ये हो गया आपका शब्दार्थ। मेरे हिसाब से और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया हो। तो इस तरह से इस कविता को अगर हम कहें तो एक तरह से हमने ख़त्म कर लिया है। अभी इसका प्रश्न अभ्यास एक बाकी है, तो वो हम लोग कल इस पर बात कर लेंगे। आप अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा। एक आध लोगों ने कुछ पूछा था, वो भी व्याकरण से, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा और जो शंकाएं हों वो मुझसे पूछिएगा। मैं रोज़ ये कह के अपना फ़र्ज़ निभाता हूँ, आप नहीं पूछ के अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, तो इससे थोड़ा सा बचिए और पूछिए ज़रूर, तभी समझ पाएंगे। आपको बोर्ड देना है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपसे किताब में जो प्रश्न, अभ्यास में प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है आपके दिमाग की परीक्षा लेने के लिए कि आप कितना समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो आप इसको जब तक पूछताछ नहीं करेंगे, जब तक इसमें सवाल जवाब नहीं करेंगे, तब तक ठीक से नहीं समझ पाएंगे। बाकी तो आप ही के ऊपर है, गेंद आपके पाले में है, आप उसको कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे और कल प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए और क्या बचा है, नेताजी का चश्मा बाल गोविंद भगत हो ही गया है। लखनवी अंदाज भी शायद एक बार हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। 2 पाठ है इधर, 2 कविता है और कीर्तिका में 2 है। तो चलिए इसको हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कहाँ तक कर लेने से ठीक रहेगा। ठीक है, आप लोग शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा
और प्रश्न अभ्यास में थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं तो प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे और जो भी शंकाएं होंगी उसका निवारण किया जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।